हेलो एवरीवन, आपका सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर उज्ज्वल बायोलॉजी क्लासेस। हम लोग टॉपिक कवर कर रहे हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट डिसऑर्डर्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या क्या डिसऑर्डर्स है, वी विल रीड देम वन बाय वन। शुरू करने से पहले देख लीजिए आज का कोटेशन क्या है, आज का थॉट फॉर द डे। इफ यू कांट फ्लाई देन रन, इफ यू कांट रन देन वॉक, इफ यू कांट वॉक देन क्रॉल, बट वट एवर यू डू यू हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड। तो कुछ भी करिए बट मूव करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अब आप लोगों का आज रिजल्ट निकला होगा, है ना, नीट का रिजल्ट निकला है। जो लोग जिन्हें सक्सेस मिला है, जो लोग सेलेक्ट हो गए हैं, उन लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस और भी गुड विशेस फ्यूचर के लिए। और जिनका नहीं हुआ है, निराश नहीं होना है, लगे रहना है लगातार। वी हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड, सिलेक्शन लेकर रहेंगे। ओके, क्या है फिर, चलिए। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स आ गया। मतलब डिसऑर्डर मतलब कि ऑर्डर क्या होता है, किसी भी चीज़ का बढ़िया से संरचना किया हुआ, कोई भी चीज़ ऑर्डरली बढ़िया से अरेंज है, उसका अरेंजमेंट गड़बड़ा जाना तो क्या हो गया, डिसऑर्डर। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का गड़बड़ हो जाना है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। तो दे इंक्लूड द डिजीजेज ऑफ लंग एंड द एयरवेज। जो भी उसके रास्ते में जो भी उसका कंडक्टिंग या रेस्पिरेटरी एक्सचेंज पार्ट है, उसके थ्रू जो हवा जो पास करता है, उसमें प्रॉब्लम आ गया तो उसके कारण डिजीज हो जाता है। ठीक है, सबसे आसान तो है ना, कॉमन कोल्ड जो होता है ना, सर्दी खांसी जुकाम जो बोल देते हैं ना, जो जुकाम हो जाता है वो माइल्ड कॉमन कोल्ड। ये तो माइल्ड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, ये तो अपने आप 3-4 दिनों में, हफ्ता भर में ठीक हो जाता है ना। इसका एक है ना फ्लुएंजा वायरस वगैरह से ज़्यादा होता है ना। और कोविड-19 वाला वायरस तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक निकल गया था, कोरोना फैमिली वायरस से बिलोंग करता है वो भी। इसके अलावा लोग सीरियस कुछ और लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस देखेंगे। एनसीईआरटी में जो मेंशन्ड है, मेनली अबाउट अस्थमा, एम्फाइसेमा और ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। इसके अलावा बहुत सारे लंग डिजीजेस होते हैं, जैसे न्यूमोनिया हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, लंग कैंसर है ना। दिस ऑल विल बी स्टडीड विल बी इन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर। हेल्थ एंड डिजीज क्लास 12 में, उसमें तो डिटेल में पढ़ेंगे। तो एंड विल स्टडी मेनली दीज 3 एंड विल आल्सो स्टडी अबाउट एल्टीट्यूड सिकनेस, डिकम्प्रेशन सिकनेस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग एंड हाइपोक्सिया। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, लेकर हरि का नाम। चलिए, क्या है अस्थमा। अस्थमा क्या होता है, दम्मा है ना। अस्थमा वर्ड एक्चुअली ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है, जिसका मतलब क्या होता है, हवा या फिर पैंटिंग है ना, सांस लेने में दिक्कत हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, अस्थमा। इट इज मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी लंग डिसऑर्डर है ना, जो कि बहुत ही देखने को मिलता है और पॉल्यूशन वगैरह के कारण भी और ज़्यादा आजकल फैल गया है। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स जो मेनली इफेक्टेड होता है, तो इसको ब्रोंकियल अस्थमा भी बोला जाता है। तो इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ठीक है, तो जो इन्फ्लेमेशन हो जाता है और उसके स्मूथ मसल जो प्रेजेंट होते हैं ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, उसको ब्रोंकोस्पाज्म बोलते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। तो कोई भी चीज़ अगर ट्यूब है, तो उसको अगर ट्यूब को कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, दबा देंगे तो पतला हो जाएगा, तो और हवा नहीं पास कर पाएगा, और हवा नहीं पास कर पाएगा तो फिर सांस लेने में तकलीफ होगी। फिर उसके बाद एक म्यूकस भी फॉर्म हो जाता है। कुछ सेल्स, गॉबलेट सेल्स एंड प्रेजेंट होते हैं इरिटेशन के कारण, जो कि जैसे कि पॉलन ग्रेन, ये सब कुछ इरिटेशन आया तो वो ज़्यादा म्यूकस सिक्रीट करने लगते हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए, है ना। जैसे पॉलन ग्रेन आया, सपोज कोई भी इरिटेंट वगैरह आया, तो ऐसा कोई भी अगर ब्रोंक्यूल वगैरह कोई भी रास्ता है, तो इसमें गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट है। तो गॉबलेट सेल्स वाइन शेप के होते हैं, इसलिए गॉबलेट बोलते हैं। तो ये
म्यूकस रिलीज करते हैं ताकि उनको अपने में फंसा के रख दे, है ना, और उसको कब्जा कर ले। तो इस मेन फंक्शन तो उनका ये होता है, बट इस करने के क्रम में ये रास्ता भी ब्लॉक हो जाता है ना, क्योंकि इसमें फ्लूइड आ गया, म्यूकस आ गया। एक तो वैसे ही रास्ता पतला था और मसल्स ने उसको पतला कर दिया, और फिर उसमें म्यूकस भी आ गया, तो और दिक्कत हो जाता है। फिर कफ भी इसीलिए निकलता है, वो म्यूकस कफ के फॉर्म में निकलता है। तो ये सब देखा जाता है। सांस लेने में दिक्कत होता है तो आवाज़ एक निकलती है ना, एक विजुअल साउंड प्रोड्यूस होता है, जिसको क्या बोलते हैं, व्हीजिंग। ठीक है, जब सांस बाहर लेते हैं तो आवाज़ निकलती है विशल के तरह, तो उसको क्या बोलते हैं, व्हीजिंग। तो इसमें 3 मेन सिम्टम्स देखने को मिलेगा। एक क्या है, ब्रोंकोस्पाज्म, जो कि एयरवे कंस्ट्रिक्ट हो गए और फिर उसमें म्यूकस वगैरह भी हो गया, तो उसके कारण दिक्कत हो गया सांस लेने में, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा। और फिर व्हीजिंग, व्हीजिंग क्या है, विस्लिंग साउंड, तो एक्सेलेशन करते हैं तो अब विस्लिंग साउंड हो गया, तो उसको क्या, सीटी जैसी आवाज़ आएगी तो क्या बोलेंगे, व्हीजिंग। तो ये आप लोग को याद रहेगा। तो इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, जैसे है ना, इन्फ्लेमेशन हो गया तो म्यूकस प्रोड्यूस हुआ है ना, ब्रोंको स्पाज्म भी हो रहा है, टाइटनिंग ऑफ मसल्स, तो थिन हो गया है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया रास्ता। तो ये नॉर्मल, देखिए नॉर्मल कितना चौड़ा रास्ता था, तो आसानी से सब कुछ हवा आ जा रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन सब आ जा रहा था। अब इसमें दिक्कत हो जाता है। तो इसका फिजियोलॉजी मेन ज़्यादा तो डिटेल आप लोग को नहीं जाना है। मेन क्या होता है कि कोई भी एलर्जन, सपोज पॉलन ग्रेन आता है, तो जो भी इसके यहाँ पे जो एपिथेलियम होता है, एपिथेलियम के अंदर में डेंड्राइटिक सेल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, डेंड्राइटिक सेल, जो कि वो एक तरह से पहरेदार जैसा होता है ना और सिग्नल यहाँ से वहाँ लेकर जाता है। तो ये बताता है कि कुछ अजीबोगरीब चीज़ आ गया है ना, और छोटा मोटा चीज़ जो रिएक्ट करता है, न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज, ये सब काम करने कोशिश करते हैं मारने का, बट नहीं कर पाता है। तो मेनली क्या करता है, डेंड्राइटिक फिर टी हेल्पर सेल्स को जाके इन्फॉर्मेशन देता है, फिर वो क्या करता है, बी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करता है। किसको, बी लिम्फोसाइट, वो क्या बना देते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं प्लाज्मा सेल में। ये प्लाज्मा सेल कुछ एंटीबॉडीज रिलीज करता है। प्लाज्मा सेल का क्या फंक्शन होता है, एंटीबॉडीज है ना, गोलियां छोड़ता है। तो कौन सा एंटीबॉडी होता है इसमें, IgE। कौन सा, IgE। IG को एंटीबॉडीज को, इम्यूनोग्लोबिन को IG से भी डिनोट किया जाता है। तो IgE वाला सिक्रेट करता है, जिसके कारण कि मास्ट सेल एक्टिवेट हो जाते हैं। मास्ट सेल भी सब प्रेजेंट होता है टिश्यूज में, है ना, नियर बाई एरिया में। तो मास्ट सेल वो बहुत सारा केमिकल्स रिलीज करने लगता है, जैसे हिस्टामाइन हो गया, ल्यूकोट्राइन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ये सब क्या कॉज कर देते हैं, दे विल ऑल कॉज इन्फ्लेमेशन। क्या कॉज करेंगे, इन्फ्लेमेशन। ये सब सारे केमिकल्स है ना, इस्नोफिल को भी एक्टिवेट करता है और मास्ट सेल भी एक्टिवेट हो गया। 2 सेल एक्टिवेट हो गया, प्लाज्मा और इस्नोफिल भी सब कुछ सिक्रेशन किया। तो इसके कारण क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन हो जाता है यानी कि कोई भी स्वेलिंग हो गया है ना, वहाँ पे उस एरिया में, वहाँ पे म्यूकस सब फॉर्म करने लगा तो इसके कारण क्या होगा, इन्फ्लेमेशन हो गया वहाँ पे, तो दिस विल लीड टू ब्रोंकोस्पाज्म ना। ये सब जो केमिकल्स रिलीज करते हैं, इससे इसके कारण स्मूथ मसल भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है ना, रास्ता पतला कर देता है ना। और फिर दूसरा क्या है, इसके अंदर इन्फ्लेमेशन जो हो रहा है, ब्रोंकोस्पाज्म हो जाएगा, और फिर म्यूकस सिक्रीशन। क्या होगा, म्यूकस सिक्रीशन। तो ये दोनों का हो जाएगा, तो जिसके कारण रास्ता जाम हो गया भाई, ट्रैफिक जाम हो गया तो सांस लेने में दिक्कत होगा। ट्रैफिक जाम नहीं करना है। ट्रैफिक जाम का कारण क्या क्या है, ये सब है। क्या है, पॉलन ग्रेन हो सकता है ज़्यादातर, है ना, मोस्टली एलर्जी होता है लोगों को, तो ये मोस्टली एलर्जी के फॉर्म में देखा गया है, बट कभी कभी नॉन एलर्जिक कंडीशंस में भी वो एक्टिवेट हो जाता है। तो ज़्यादातर क्या देखने को मिला है ना, कि पॉलन ग्रेन हो गया, पेंट हो गया, कोई डस्ट हो गया, है ना, कोई भी पॉल्यूटेंट स्मोक हो गया, है ना, गाड़ी का धुआं वगैरह ऐसा, या फिर पालतू कुत्ते वगैरह पालते हैं ना, कोई पालतू कुत्ता, है ना, बिल्ली, जानवर, तो ये सब का फर जो होता है ना, फर से भी बहुत लोग को एलर्जी हो जाता है, उसके जो बाल होते हैं, तो उससे भी हो सकता है। या फिर किसी को मेडिसिन एस्प्रिन वगैरह लेते हैं दर्द वगैरह के लिए, तो इसमें भी ये एग्रीवेट कर देता है, मतलब कि इसको अस्थमा को बढ़ा देता है। ठीक है,
तो रीज़न क्या है, कोई भी एलर्जन का आना है। एलर्जन मतलब कि कोई भी बाहरी, है ना, बाहरी कोई भी वस्तु आ गया हमारे इलाके में। हमारा इलाका क्या था, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल। उस इलाके में कोई भी आलतू फालतू चीज़ आ गया तो उसके लिए कौन, मास्ट सेल और स्नोफिल एक्टिवेट हो जाते हैं, जो कि रिलीज करते हैं और फिर ऐसा कांड कर देते हैं। ठीक है, जिसके कारण सांस लेने में दिक्कत होगा, वीजिंग होगा। ठीक है, फिर कुछ जैसे कि एक्सरसाइज वगैरह करने पे भी ये जिनको अस्थमा है ना, हो ज़्यादा हो जाता है तो उसको और बढ़ा देता है ना, स्ट्रेस से भी और बढ़ जाता है। नहीं, कोई बीमारी वगैरह हो, है ना, ठंडा वेदर हो ना, या किन्हीं को जेनेटिक्स मतलब मम्मी पापा या दादा दादी, नाना नानी, इसके थ्रू भी उनको आ सकता है। चलिए, जनरली क्या है अस्थमा, है ना, कोई लोगों के लिए तो अस्थमा क्या होता है, कोई माइनर चीज़ ज़्यादा दिक्कत नहीं पहुंचाएगा, बट कई लोग के लिए बहुत मेजर हो जाता है, इतना कि रात को, है ना, उठ जाते हैं वो, है ना, बहुत दिक्कत हो जाता है ना, एकदम लाइफ थ्रेटनिंग हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, अस्थमेटिक अटैक आ गया, अस्थमा का अटैक आ गया बोलते हैं ना। तो अस्थमा का अटैक आ गया मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गया, है ना, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल में, तो वहाँ पे पेन भी होने लगता है, चेस्ट पेन होने लगता है, तो उसको क्या बोलते हैं, अस्थमा अटैक। ठीक है, इसको कैसे क्योर करते हैं, जैसे कि प्रिवेंटिव, सबसे पहले तो क्या है, जो भी तुम्हारा एलर्जन है ना, कि पेंट या फिर पॉलन ग्रेन, ये सब के कांटेक्ट में धुआं वहाँ से एलर्जी आपको दिक्कत होता है, तो उस एरिया में वहाँ पे नहीं जाए। ठीक है, एक तो प्रिवेंटिव मेजर हो गया। और अगर जनरली फिर अगर हो गया तो फिर कैसे ट्रीट करेंगे, ब्रोंकोडायलेटर्स। क्या होता है, ब्रोंकोडायलेटर्स जैसे कि सैल्बुटामॉल है ना, सैल्मेट्रॉल, ये सब मेडिसिन होते हैं जो कि ब्रोंकाई, है ना, जो रास्ता को फैला देंगे, है ना, रास्ता ट्रैफिक जाम हो गया तो ट्रैफिक जाम को खोल देंगे, तो फिर सांस लेने में आसानी हो जाएगा। तो ये ब्रोंकोडायलेटर का काम है। ठीक है, फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी भी दिया जाता है, बहुत इन्फ्लेमेशन वहाँ हो गया तो कुछ जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ब्रोंकोडायलेटर्स ये दिए जाते हैं। ये अस्थमा का ट्रीटमेंट हो गया। ठीक है, देखिए ये यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन में भी दिखाया गया है, ऐसा ब्रोंको पहले कितना ऐसा ब्रोंकाई था, अगर डायमीटर में दिखा रहा है, और फिर अगर इसके अंदर ट्रैफिक जाम हो गया तो ये एक तो कंस्ट्रिक्ट हो गया, पतला तो हो ही गया, और फिर इसके अंदर म्यूकस भी सिक्रीट होने लगा, म्यूकस भी सिक्रीट हो गया, तो रास्ता एकदम ट्रैफिक जाम हो जाता है। ठीक है, तो ये अबाउट द अस्थमा। नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट डिजीज, क्या नाम है, एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा क्या है, एम्फाइसेमा जनरली जो सिगरेट पीते हैं, मेनली उन लोगों में, या फिर जो ज़्यादा पॉल्यूशन इलाका में कंटिन्यूस वहाँ रहते हैं तो उनमें ज़्यादा होता है। तो मेन कॉज इसका क्या है, सिगरेट स्मोकिंग के कारण, या फिर एक्टिव फॉर्म में हो, या जो मतलब जो आदमी ले रहा है उसके थ्रू भी हो सकता है, और पैसिव फॉर्म के थ्रू भी होता है। पैसिव स्मोकिंग जिसको बोलते हैं, मतलब कि अगर आप बगल में जो खड़े हैं और कोई आपके बाजू में खड़ा होकर स्मोक कर रहा है तो आप क्या हो गए, आप पैसिव स्मोकिंग कर रहे हैं। तो जो पर्सन स्मोक कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, एक्टिव स्मोकर, हम लोग क्या हो गए, पैसिव स्मोकर। तो दोनों नुकसानदेह है। और तो उल्टा तो जो स्मोक कर रहा है ना, वो तो फिल्टर यूज़ करता है ना, जो सिगरेट बड में प्रेजेंट होता है फिल्टर, तो इसमें सिगरेट बड्स के एंड में क्या उसको प्रेजेंट होता है, सिगरेट के फिल्टर्स प्रेजेंट होता है, तो उसके थ्रू वो स्मोक करता है, तो उसको तो बच सकता है वो। बट हम जो पैसिव स्मोकर है उसको तो और नुकसानदेह हो सकता है। ठीक है, तो दोनों को नुकसान होता ही होता है। ठीक है, इसके हम लोग इफेक्ट्स देखते हैं क्या क्या होता है। तो एम्फाइसेमा क्या है भाई, जैसे कि एल्वेलाई में ऐसा एल्वेलाई का स्ट्रक्चर होता है ना, ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर है ना, इस तरह ऐसा स्ट्रक्चर होता है नॉर्मल, जो कि हर एक एल्वेलाई है ना, एल्वेलर वॉल से घिरे हुए हैं, सबका एल्वेलर अपना अपना एल्वेलर वॉल है, सबका अपना अपना दीवार है, अपना अपना घर है, अपने अपने घर में सब रहता है। बट इसमें क्या होता है, ज़्यादा सब सांस लीजिएगा, है ना, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, 5 साल 10 साल के बाद क्या होने लगेगा, धीरे धीरे सब जुड़ जाएंगे, सारा दीवार मिट जाएगा, और ये हो जाएगा इस तरह का इर्रेगुलर सा स्ट्रक्चर। सारा एल्वेलर वॉल क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व होने लगेंगे। डिसॉल्व हो जाएंगे तो क्या होगा, जो भी सांस ले बेचारा हीमोग्लोबिन अपना काम करके आया, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिलीज किया, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहीं रह जाएगा ज़्यादा,
ना, कुछ ही बाहर जा पाएंगे। तो यहाँ पे एक्सपिरेशन करेगा तो ज़्यादा सांस ले छोड़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड वहीं रह जाएगा, बाहर नहीं जा पाएगा, तो बहुत दिक्कत होगा ना। तो लंग्स हमेशा इन्फ्लेटेड है ना, फुला हुआ कंडीशन में रहेगा, फुल ऑफ एयर। तो एम्फाइसेमा कौन से वर्ड से डिराइव्ड है? इन्फ्लेशन। क्या इसमें हो जाता है? इन्फ्लेशन, या फिर फुल ऑफ एयर, हवा से पूरा भर जाता है। क्यों? क्योंकि एल्वेलाई के जो वॉल्स है ये सब एक दूसरे अपने अपने घर में थे, तो इनका दीवार टूट जाता है और सब एक साथ ऐसे ऐसे एक सिंगल एक बड़ा सा हॉल बना लेगा, तो जिसमें कि हवा इकट्ठा हो जाएगा। तो उसको क्या बोलेंगे इस कंडीशन को? एम्फाइसेमा। तो ये क्या है? क्रॉनिक डिसऑर्डर होता है। क्रॉनिक वर्ड जनरली यूज होता है ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कोई डिजीज होगा तो उसको क्या बोलेंगे? क्रॉनिक। और कोई तुरंत है ना, एक कुछ दिनों में कुछ हफ्ता में तुरंत हो गया तो उसको क्या बोलते हैं? एक्यूट। ना एक्यूट वर्ड कुछ समय के लिए यूज होता है। क्रॉनिक मतलब कि बहुत है ना, महीना हो गया, सालों यूज करते करते हो कोई डिजीज हुआ तो उसको क्या बोलेंगे? क्रॉनिक डिजीज। तो एम्फाइसेमा इज ए क्रॉनिक डिसऑर्डर इन विच एल्वेलाई आर डैमेज्ड। एल्वेलाई डैमेज हो जाते हैं ओवर ए टाइम। इनर वॉल्स ऑफ द एयर सैक्स वीकन एंड रप्चर क्रिएटिंग लार्जर एयर स्पेसेस। बताया मैंने, ये क्या हो गया? ये लार्जर एयर स्पेस बन गया, लार्जर एयर स्पेस। इसमें क्या बन गया? लार्जर एयर स्पेस। ठीक है, रिजल्टिंग इन अ लॉस ऑफ सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। है ना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज में दिक्कत आ जाएगा, वहीं से होता है ना एक्सचेंज। चलिए, तो इसका मेन कॉजेज क्या है? स्मोकिंग टोबैको। ठीक है, स्मोकिंग टोबैको, दिस इज द मेन कॉज ऑफ एम्फाइसेमा। जो सिगरेट स्मोक करते हैं उनके लिए, और फिर जो पैसिवली जो स्मोक है ना, जो आसपास उसके लोग हैं, अगर वो भी उसके आसपास में है तो उनको भी ये डिजीज हो सकता है। क्या? एम्फाइसेमा। इसके अलावा जो रेगुलर डस्ट में, केमिकल्स में और एयर पॉल्यूशन में रहते हैं तो उनमें भी हो सकता है। देखिए, टोबैको ये बना हुआ है ना, टोबैको से ना निकोटीन वगैरह बहुत सारा केमिकल्स रिलीज होता है, जिसके कारण कि इसका इलास्टेज एक्टिवेट हो जाता है। और न्यूट्रोफिल्स हमारे पाए जाते हैं ना ब्लड वेसल्स में, तो जो कि बाहर निकल के नुकसान पहुंचा सकते हैं ना, टिश्यूज को डैमेज कर सकते हैं। तो एक्सेस बन जाता है। और इलास्टेज क्या है? इलास्टिन फाइबर को खाने वाला। टेज लग गया तो इलास्टिन को डिस्ट्रॉय करने वाला। तो हमारे एल्वेलर वॉल के अंदर जो भी हमारा एल्वेलाई सपोज एक सिंगल बनाया है, तो एल्वेलर वॉल के अंदर जो भी इलास्टिन फाइबर और कोलेजन फाइबर जो भी प्रेजेंट था ना, इस तरह से घर बना के सब रह रहे थे एक साथ, तो सबके वॉल में जो था उसको आके खा गया ना। खा गया तो क्या हो गया? एक बड़ा सा हॉल बन गया। तो ये क्या? एयर स्पेस क्रिएट हो गया। समझ रहे हैं? तो ये डैमेज हो जाता है उसके अंदर का इलास्टिन फाइबर्स। देखिए, यहाँ पे मैंने आपके लिए लिखा हुआ भी है, क्या है ये? देखिए, ये पढ़िए जो बॉक्स में लिखा है, क्या है? इलास्टेज डिस्ट्रॉयज इलास्टिन फाइबर्स इन एल्वेलर वॉल्स, इनलार्जेस एयरवेज एंड रिड्यूसेस सरफेस एरिया। सरफेस एरिया रिड्यूस हो गया ना, जैसे कि सिंगल बहुत सारे हैं तो उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होगा। बट एक ही अगर ऐसा बन गया, ऐसा स्ट्रक्चर, तो इसका सरफेस एरिया घट गया, ओवरऑल सरफेस एरिया घट गया। हमने पढ़ा भी है, एक लंग में अगर एल्वेलाई करीब 70 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया कवर करता है, और एक लंग में करीब 300 मिलियन एल्वेलाई पाए जाते हैं। समझो, तो इस सब में कुछ कुछ डैमेज हो गया तो एल्वेलाई की संख्या भी घट गई और सरफेस एरिया भी घट गया। ठीक है, फिर क्या है? देखिए बॉक्स में वापस, एल्वेलाई रिमेन फिल्ड विथ एक्सेल्ड एयर इवन आफ्टर एक्सपिरेशन। सांस लेने के बाद भी एक्सेल्ड एयर उसमें बढ़ा रहा, तो लंग्स रिमेन इन्फ्लेटेड। यही मैंने बताया है ना, तो लंग्स हमेशा फुला हुआ रहेगा, है ना, सांस उसके अंदर भरा हुआ है तो हमेशा फुला हुआ रहेगा, तो उसको अच्छे से ऑक्सीजन सेल्स को नहीं मिल पाएगा। तो बहुत सारा चीज़ें उसमें देखने को मिलेगा। क्या क्या चीज़ें देखने मिलेगा? सिम्टम्स क्या क्या? सिम्टम्स मतलब जो भी पेशेंट्स के अंदर जो भी चीज़ें दिख रही हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सिम्टम्स। ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है ना, सांस लेने में दिक्कत होगा तो जल्दी सांस लेने पर, ज़्यादा सांस लेने की कोशिश करेगा ऑक्सीजन ज़्यादा पहुंचाने के लिए। कब? जब सिंपल है ना, वॉकिंग कर रहे हैं या फिर हल्का सा सीढ़ी वगैरह भी चढ़ रहे हैं तब भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास एल्वेलाई की संख्या ही घट गई ना, मतलब कि ओवरऑल लंग कैपेसिटी घट गया है, लंग अपना
काम अच्छे से नहीं कर पाएगा, है ना। तो हल्का फुल्का काम भी करेंगे, सीढ़ी भी चढ़ रहा है, तब भी उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगेगा। तो ये किस में होता है, एम्फाइसेमा में, है ना, एम्फाइसेमा, ठीक है, एम्फाइसेमा पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। फिर क्या है, ऑनगोइंग फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग एबल टू गेट एनफ एयर, है ना, ऐसा लगेगा कि ज़्यादा अच्छा सांस नहीं ले पा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ज़्यादा फील रहता है। फिर क्या है, इसको लॉन्ग टर्म कफ, बहुत देर तक कफ वगैरह है ना, स्मोकर्स कफ खांसते रहेगा, विजिंग भी वगैरह भी हो सकता है इसमें, विस्लिंग साउंड भी, म्यूकस प्रोड्यूस हो सकता है, ऑनगोइंग फटीग वगैरह हो सकता है, वीकनेस हो जाएगा, बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो वीकनेस हो जाएगा। तो ये पूरा इसके अंदर प्रॉब्लम आ जाएगा जो भी पेशेंट एम्फाइसेमा से अफेक्टेड है। तो सिगरेट हम लोगों को नहीं पीना है ना, सिगरेट पीना कोई अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि सिगरेट के अंदर तरह तरह के पॉइजन होते हैं, है ना। इवन सिगरेट पे लिखा भी रहता है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, है ना। अब तो लंग कैंसर वगैरह सबका फोटोज भी बना रहता है, बट फिर भी बनते जा रहा है ना कंपनी। स्मोकिंग किल्स क्यों है, क्योंकि इसके अंदर हार्मफुल प्रोडक्ट्स बहुत सारे पाए जाते हैं। निकोटिन तो आप लोग जानते ही है, निकोटिन पाया जाता है ना, इंसेक्टिसाइड वगैरह में यूज होता है। सोचिए ये सब चीज सिगरेट में प्रेजेंट होता है, टॉल्यून होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथेनॉल, आर्सेनिक, मीथेन, ना, ये सब हार्मफुल प्रोडक्ट्स है ना। कैडमियम जो कि कैंसर भी कॉज कर सकता है, तो ये सब बहुत सारे इसके अंदर केमिकल्स पाए जाते हैं। करीब 7000 तरह के डिफरेंट केमिकल्स पाए जाते हैं जो कि बहुत हार्मफुल होते हैं सिगरेट में। तो सिगरेट नहीं पीना है, लॉन्ग टर्म में पीते रहेंगे तो एम्फाइसेमा हो ही जाएगा, शॉर्ट टर्म में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इसलिए सबसे इसका ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो क्या होगा, सबसे पहले तो जो भाई दिक्कत प्रॉब्लम पहुंचा रहा है उसको नहीं करना है ना, क्विट स्मोकिंग, ना, सिगरेट छोड़ देना है, धीरे धीरे सिगरेट छोड़ा जाता है ना। पेशेंट्स लोगों को क्या आजकल निकोटिन का गम्स वगैरह आता है, चुइंग ना, जो चुइंगम वगैरह होता है, तो निकोटिन गम या टैबलेट के फॉर्म में भी रहता है, तो ये सब दिया जाता है ना, ताकि गम्स जनरली है ना च्यू करते रहते हैं ना, उनको निकोटिन का थोड़ा फीलिंग लेते रहता है, बट जो धुआं से, जो हार्मफुल प्रोडक्ट जो धुआं से नुकसान हो रहा है बॉडी को, वो वाला नहीं होगा, है ना। निकोटिन से उतना नुकसान नहीं है जितना कि बाकी उसके साथ जो बाकी केमिकल्स है वो नुकसान पहुंचाएंगे। तो पेशेंट्स को निकोटिन गम वगैरह भी दिया जाता है च्यू करने के लिए, ठीक है, एहसास दिलाने के लिए कि हम सिगरेट पी रहे हैं, ठीक, ताकि फिर धीरे धीरे वो सिगरेट पीना छोड़ दे, ठीक है, क्योंकि अचानक से नहीं छोड़ पाते हैं पेशेंट्स, ठीक। तो उसको ये तरीका अपनाया जाता है। फिर दूसरा क्या है, बाकी जो उसको सिम्टम हो गया है तो उसके लिए ब्रोंकोडायलेटर वगैरह दिया जाता है, मेडिसिन जो कि सांस लेने में उसको आराम हो, है ना। एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा दिया जाता है, या फिर ज़्यादा हो गया तो फिर ऑक्सीजन थेरेपी दिया जाता है ना। ऑक्सीजन थेरेपी दिया जाएगा ताकि ऑक्सीजन उसमें अंदर एक्सचेंज कम हो पा रहा है लंग्स में, तो ज़्यादा ऑक्सीजन थेरेपी देने से उसको आराम मिलेगा, ठीक है। और एकदम एडवांस केसेस है हो गया तो फिर बहुत सारा सर्जरी भी कर सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी। तो जो टिश्यूज जो डैमेज हो जाते हैं ना, उस टिश्यूज को हटा दिया जाता है और बाकी इसको फिर जोड़ दिया जाता है। तो वो जो हवा एयर स्पेस जो ज़्यादा क्रिएट हो गया है ना, तो वो इसके कारण प्रेशर रिलीज हो जाता है, जो भी मसल्स पे प्रेशर पहुंच रहा था, है ना, हवा बहुत ज़्यादा जमा इकट्ठा हो जा रहा है ना, हॉल बन गया है ना अंदर, तो हवा ज़्यादा पहुंच रहा है, तो अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो इसके कारण लंग जो टिश्यूज डैमेज हो गए उसको कटा, हॉल वॉल वाला जगह को काट के हटा दो और जो अच्छे चीज़ें उसको जोड़ दिया जाता है। तो ये क्या होता है, लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी, ठीक है। इतना काफ़ी है आप लोग के लिए जानना। फिर क्या है, सीओपीडी। सीओपीडी क्या है, कुछ नहीं, बस एक टर्म है जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होता है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसेमा को मिला के क्या बोलते हैं, सीओपीडी। सीओपीडी का क्या फुल फॉर्म है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज ना। ऑब्स्ट्रक्शन किस में, सांस लेने में, है ना, एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के आने जाने आवागमन में ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, और क्रॉनिक मतलब बहुत ज़्यादा समय तक ये डिजीज हो रहा है, तो उसको क्रॉनिक बोलेंगे। पल्मोनरी तो लंग से रिलेटेड है, ठीक है, समझ गए। तो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस किसको बोलते हैं, आइटिस वर्ड जो भी यूज होगा ना, आइटिस वर्ड है ना, बायोलॉजी में जान लीजिए ना, डॉक्टर बनने जाएंगे ना, इवन अदर जो भी ग्रेजुएट स्टडीज़ करेंगे
तो क्या है, आइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेमेशन। कोई भी वर्ड में अगर आइटिस लग गया लास्ट में सफिक्स, तो क्या उसका मतलब होता है, इन्फ्लेमेशन हो गया, है ना, वहाँ पे सूजन वगैरह आ गया। तो जैसे कि ब्रोंकाई का हो गया तो क्या बोलेंगे, ब्रोंकाइटिस, है ना। लैरिंक्स का हो गया तो क्या बोलेंगे, लैरिंजाइटिस। ठीक है, तो ये सब तरह तरह के इन्फेक्शन होते हैं लंग्स में। ठीक है, लंग्स एंड इसके पैसेज कंडक्टिव पाथवे में। ठीक है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसेमा दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ठीक है, अब थर्ड टॉपिक क्या है, डिजीज, थर्ड डिजीज क्या है हमारा, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, है ना। ये तीनों एनसीईआरटी में दिया है तो एकदम अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, पहले हमने क्या देखा, अस्थमा, दूसरा एम्फाइसेमा। ठीक है, अस्थमा मेनली एलर्जी वगैरह के कारण होता है ना। जो भी कोई एलर्जन आ गया तो एक्टिवेट ज़्यादा हो जाता है, हाइपर सेंसिटिव हो जाता है हमारा अंदर के जो भी एयरवे है, तो उसके अंदर ब्रोंकोस्पाज्म और म्यूकस हो जाता है, जिसके कारण सांस लेने में तकलीफ हो जाता है। तो और फिर उसको अस्थमा बोलते हैं। फिर दूसरा हमने क्या पढ़ा, एम्फाइसेमा, ये सिगरेट स्मोकिंग वगैरह जो चीज़ होता है उसमें देखने को मिलता है। सिगरेट स्मोकिंग, उसमें क्या होता है, सिगरेट स्मोकिंग के कारण जो हमारा एल्वेलाई होते हैं वो छोटे छोटे कंपार्टमेंट बनाए हुए हैं, जो सारा कंपार्टमेंट का एल्वेलाई दीवार, जो एल्वेलर वॉल होता है वो टूट जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, तो एक बड़ा सा अंदर एयर स्पेस क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण कि सांस लेने में, गैसेस एक्सचेंज में दिक्कत हो जाएगा और हवा हमेशा ज़्यादा एक्सेल्ड हवा फिल्ड रहेगा। तो ये हो जाता है एम्फाइसेमा में। ठीक है, और सिगरेट स्मोकिंग तो एकदम याद रखिएगा, सिगरेट स्मोकिंग किसका रीज़न होता है, ये नीट में तो बहुत बार आया हुआ है, 4-5 बार ये क्वेश्चंस आया हुआ है। सिगरेट स्मोकिंग से क्या होता है, एम्फाइसेमा। ठीक है, एम्फाइसेमा क्या होता है, जो एल्वेलाई के वॉल्स को डिसॉल्व करके एयर स्पेस क्रिएट कर देता है। ठीक है, याद रहेगा। तो अब क्या है, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स क्या हुआ, नाम में ही, आप नाम से ही बता सकते हैं, ऑक्यूपेशन में मतलब किसी का जो भी कोई काम करता है, वर्क करता है, अगर ऐसा कोई काम कर रहा है जिसके कारण कि उसको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो वर्क रिलेटेड लंग डिजीजेस दैट आर कॉज्ड बाय सर्टेन वर्क एनवायरनमेंट, है ना, जैसे कि कोयला के खदान में कोई काम करते हैं, है ना, या कॉटन इंडस्ट्री में, तो इस तरह का अगर जगह में काम करते हैं ना, सिल्का वगैरह का माइनिंग जहाँ हो रहा है ना, स्टोन जो है ना, पत्थर चूर किया जाता है ना, पहाड़ वहाड़ का पूरा माइन जो चूर करके कुछ काम हो रहा है वहाँ पे ना, तो ऐसे जगह में कुछ मटेरियल्स सांस लेंगे ना, तो जो इनका जो मटेरियल्स होते हैं ना डस्ट के फॉर्म में, वो लंग्स के अंदर चले जाते हैं, तो उसके कारण कोई डिजीज हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। और इसका मेन क्या होता है, क्या कर देता है ये, पल्मोनरी फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस मतलब कि प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यूज, जो फाइब्रस टिश्यूज होते हैं जैसे कि कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर, ये सब ज़्यादा बनने लगता है ना, ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट सेल। फाइब्रोब्लास्ट क्या है, एक सेल होता है जो कि फाइबर्स हमारे बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर बनाते हैं, कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर्स। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू के ये फाइबर्स होते हैं। ठीक है, इसमें सबसे फेमस क्या है, सिलिकोसिस। क्या बोलते हैं, सिलिकोसिस, नाम में ही है सिलिकोसिस। किससे रिलेटेड है, अगर ये सांस में हम लोग क्या लेंगे, सिलिका, है ना, सिलिका एक मेटल होता है, एलिमेंट होता है सिलिका, जो कि सांस में लेने में अगर कोई काम कर रहा है, जैसे कि माइनिंग में ना, कोई ब्लास्टिंग ऑपरेशन हो रहा है, स्टोन है या क्ले का या ग्लास मैन्युफैक्चरिंग है ना, ऐसा फैसिलिटी इंडस्ट्री में ऐसा कोई काम करता है, तो वो लोग उससे ज़्यादा इफेक्टेड हो सकते हैं। और ये लॉन्ग टर्म है ना, 10 साल 15 साल लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उनको ये डिजीज़ होने का चांसेस हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है इसके अंदर, पल्मोनरी फाइब्रोसिस। ठीक है, एल्वेलाई के अंदर क्या हो जाता है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस। देखिए यहाँ स्पेलिंग देख लीजिए, पल्मोनरी फाइब्रोसिस। ठीक है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस क्या हुआ, जैसे कि एल्वेलाई है ना, फिर से बनाइए एल्वेलाई, है ना, एल्वेलाई, खूब सारे बंच ऑफ ग्रेप फिर से बना दिए, सिर्फ सर फिर से आप ले आए, है ना, अंगूर आ गए हमारे, है ना, बंच ऑफ ग्रेप्स, यानी क्या हो गया, एल्वेलाई, एयर सैक्स, है ना, कॉमन लैंग्वेज में क्या बोल देते हैं, एयर सैक्स। तो
एम्फाइसेमा में क्या होता है, ये दीवार टूट गया था, बट इसमें क्या होगा, दीवार और मजबूत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और मजबूत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर फाइबर यानी जमा हो जाएंगे, खूब सारा ऐसा ऐसा फाइबर्स जमा होने लगेगा इसके अंदर, है ना। तो फाइबर जमा होने लगेगा तो इसके ऑटोमेटिक इसके अंदर जो एयर का पैसेज है वो सब डिस्टर्ब होने लगेगा, इसके सेल्स टिश्यू सब डैमेज होने लगेंगे, जो सरफेक्टेंट प्रेजेंट होता है वो सब भी सब डैमेज होने लगेगा, जो कि एल्वेलाई को कोलैप्स करने से बचाता है। तो फाइब्रोसिस हो जाएगा वॉल्स, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लार्ज एरियाज ऑफ स्कैरिंग भी बोलते हैं फाइब्रोसिस को। तो इरेगुलर थिकनिंग ऑफ टिश्यूज बिटवीन एल्वेलाई, तो इरेगुलर थिकनिंग हो गया। ये डायग्राम में भी आप लोग इसको अप्रिशिएट कर सकते हैं, जो लाइट पिंक कलर से बना हुआ है, यहाँ पे देखिए मैंने रेड कलर से मार्क किया है, देखिए ग्रीन कलर से बता देते हैं। ये देखिए है ना कैसे थिक हो गया है, यहाँ पे इसका थिकनेस सबका बढ़ गया है क्योंकि फाइबर्स इकट्ठे हो गए वहाँ पे। तो ये भी, इसमें भी सांस लेने में सब में दिक्कत हो जाएगा, है ना। सिम्टम्स क्या क्या दिखेगा, ज़्यादातर ये कब दिखता है, 10 से 15 साल या उससे भी ज़्यादा अगर कोई काम कर रहा है इंडस्ट्री में, ऐसा फैक्ट्री में, तब उनमें देखने को मिलता है। फाइब्रोब्लास्ट देखिए एक्टिवेट हो जाते हैं और ये कोलाजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर जो कि ये डिपॉजिट होने लगते हैं। ये एल्वेलाई को देखिए डिनोट किया गया, ये क्या है, ब्रोंक्यूल, और ये सब हमने पढ़ा है एल्वियोलर एपिथेलियल सेल्स है, टाइप 1 और टाइप 2 पाए जाते हैं, हमने पढ़ा है। तो सेल्स भी एल्वियोलर एपिथेलियम के डैमेज होने लगते हैं और डैमेज हो के वहाँ पे फाइबर्स जमा होने लगते हैं। तो यानी कि समझो यहाँ भी एल्वियोलाई का खात्मा हो गया, तो सांस तो कहाँ से एक्सचेंज कर पाएगा, ठीक है, तो उसको भी दिक्कत हो जाएगा। तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, है ना, मेडिकल टर्म में क्या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ को बोलते हैं, डिस्पनिया, क्या बोलते हैं, डिस्पनिया। ड्राई कफ हो जाएगा, सूखा खांसी होगा, है ना, म्यूकस वगैरह जिसमें ज़्यादा नहीं बन रहा है, तो इसीलिए क्या होगा, ड्राई कफ, क्या हो जाएगा, ड्राई कफ, ठीक है। फिर फटीग होगा, सेम, ऑक्सीजन का सप्लाई घट गया टिश्यूज में तो वीकनेस मौजूद होगा, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो न्यूट्रिएंट के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करके तभी ना कार्बन डाइऑक्साइड एटीपी बनाता है। तो बॉडी को, सेल्स को एनर्जी नहीं मिल रहा है, एटीपी नहीं मिल रहा है तो वीक हो जाएगा, तो फटीग उसको बोलते हैं। फिर अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, है ना, तो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा और सेल्स टिश्यू सब अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो वेट लॉस ऑटोमेटिक होना ही है, ठीक है। इसका कोई परमानेंट क्योर नहीं होता है, देयर इज नो परमानेंट क्योर। तो इसीलिए क्या ज़रूरी होता है करना, जो काम करते हैं फैक्ट्री में वो लोग, उनको ज़्यादातर इस चीज़ से बचाने के लिए प्रोटेक्टिव मास्क दिया जाता है ना, मास्क, क्लोथिंग, है ना, सब अच्छे से अपना मुंह, नाक वाक सब ढक के अपना काम करो, है ना, दिक्कत, ताकि सांस लेने में दिक्कत ना हो, ना। मास्क तो एकदम अच्छे से पहनना ही है, ठीक है। और इन लोगों को कोशिश किया जाता है कि एक्सपोजर कम हो तो कुछ कुछ अंतराल पे छुट्टी दे दिया जाता है ना, हॉलीडे दे दिया जाता है इन लोगों को, है ना। हॉलीडे क्यों दिया जाता है, ताकि इनके कांटेक्ट में नहीं होगा, कुछ भी अगर डैमेज हुआ लंग्स के अंदर उसको रिपेयर होने का समय मिल जाएगा, तब ना वो ठीक होंगे, वरना फिर काम कर ही नहीं पाएंगे। सर छुट्टी नहीं मिल रहा है, छुट्टी नहीं मिल रहा है, छुट्टी नहीं देंगे तो इन लोगों के और दिक्कत हो जाएगा, लंबा बीमारी हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो जो भी लोग, ऐसे लोग इसमें ऐसा फैक्ट्री में काम करते हैं, इनको थोड़ी थोड़ी देर पे छुट्टी देना चाहिए। बट इंडिया ऐसा यहाँ पे तो ज़्यादातर देखा गया है नहीं दिया जाता है, तो इसीलिए केसेस बहुत ज़्यादा देखा जाता है, ठीक है। फिर इन लोगों का हेल्थ भी रेगुलरली मॉनिटर करते रहना होता है ना, चेक करते रहना होता है ना। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट हमने पढ़ा है, स्पायरोमीटर इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे चेक करते रहता है सबका कैसा कैपेसिटी, कैसा लंग का कैपेसिटी सब है, लंग का वॉल्यूम सब ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। इसके अलावा भी बहुत सारे बॉडी का चेकअप किया जाता है, तो वो सब होना चाहिए। और फिर इसके अलावा भी अगर हो गया तब तो क्या करना, फिर तो दवा बनाया ही है ना इंसान ने, तो क्या करना है, मेडिकेशंस, कुछ स्टेरॉइड्स वगैरह दिया जाता है ना, एंटी इन्फ्लेमेटरी, है ना, तो कि म्यूकस वगैरह को कम करता है। ब्रोंकोडायलेटर दे दो, ठीक है। देखो दो चीज़ तो फिक्स रहता है, एक तो ब्रोंकोडायलेटर दे दो ना, जो ब्रोंक्यूल को कॉन्टैक्ट हवा जाने के लिए ज़्यादा सांस चाहिए ना, तो वो रिलैक्स कर जाते हैं ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स, तो ब्रोंको डायलेटर, नाम में ये डायलेट कर देता है, तो ब्रोंको डायलेटर देना है। और इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिया जाता है ना। दो चीज़ जान लीजिए अभी, तो ये दो डिजीज़ में ये दो ट्रीटमेंट किया ही जाता है। क्या, एंटी इन्फ्लेमेटरी ट्रीटमेंट में कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिया जाता है, और ब्रोंको डायलेशन के लिए ब्रोंको डायलेटर्स जैसे कि इनहेलर है ना, या फिर ड्रग के फॉर्म में भी होता है ना, दवा के फॉर्म में भी होता है, सैल्ब्यूटामॉल, सैल्मेट्रॉल, ये सब दिया जाता है, ठीक है।
फिर ऑक्सीजन थेरेपी दिया जाता है। क्या होता है? ऑक्सीजन थेरेपी, है ना। प्योर ऑक्सीजन कोशिश किया जाता है, एकदम 100% प्योर ऑक्सीजन, है ना। एक हाइपरबारिक ऑक्सीजन चेम्बर भी होता है, उसके अंदर पेशेंट को लेटा के ऑक्सीजन थेरेपी भी दिया जाता है, जिससे कि इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। और एकदम लास्ट स्टेज आ गया, एंड स्टेज आ गया, तब तो भाई लंग ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। लो भाई, दूसरे का लंग का जरूरत है ना। तो क्या हो जाएगा? लंग ट्रांसप्लांट सर्जरी। तो ये हो गया आपका ऑक्यूपेशनल डिजीजेस, है ना। तो ऐसा काम जो कर रहे हैं बहुत जोखिम भरा काम होता है, तो उन लोगों को इनसे बचने के लिए सुविधाएं देनी चाहिए, छुट्टी देनी चाहिए, या फिर इनका रेगुलर चेकअप करते रहना चाहिए। और मास्क वगैरह तो कंपलसरी है इनको देना, ठीक है। प्रोटेक्टिव मास्क एंड क्लॉथिंग, प्रोटेक्टिव मास्क एंड क्लॉथिंग, ये है ना, ये तो करना ही देना है, ठीक है। और ये याद रखना, इन लोगों में क्या हो जाता है, रीजंस क्या होता है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो जाता है, जिसके कारण की एल्वोलाई का वॉल्स और थिक हो जाते हैं, तो और एक्सचेंज ऑफ गैसेस में दिक्कत हो जाता है। सेल्स भी, एल्वोलर एपिथेलियम के सेल्स भी इसमें डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये है आपका ऑक्यूपेशनल डिजीजेज, है ना। सिलिकोसिस है ना, सिलिका से रिलेटेड है ना। बाकी भी जैसा जैसा है उसका नाम दिया है, जैसे कि एस्बेस्टोस फाइबर से हो गया तो एस्बेस्टोसिस बोल दिए, है ना। एस्बेस्टोस, फिर कॉटन फाइबर से हो गया तो उसका साइंटिफिक नाम क्या है, बिस्नोसिस। क्या नाम है? बाइसिनोसिस, एस्बेस्टोसिस। और अगर कोयले के खदान में कोयले के डस्ट से होता है तो उसको क्या बोलते हैं, न्यूमोकोनियोसिस, है ना। कोनियो, देखिए क्या है, कोनियो दिया हुआ है। न्यूमो तो लंग के लिए होता है, ये वर्ड यूज न्यूमो, ठीक है। न्यूमोकोनियोसिस लगा देना है लास्ट में, ठीक है। न्यूमोकोनियोसिस, कोल्ड डस्ट, ठीक है। ये सब हो सकता है। इसके अलावा भी ऑक्यूपेशन है ना, कोई ऐसे लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं जहाँ पे है ना अमोनिया का प्रोडक्शन या क्लोरीन या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, है ना, केमिकल लैब के लिए ये सब बनाया जाता है ना, ये सब चीज़। तो या फिर कोई ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पे ये सब का प्रोडक्शन हो रहा है, तो उन लोग से भी उनको नुकसान पहुँच सकता है। या कोई मेटल वगैरह का काम होता है, उससे फ्यूम्स निकल रहा है, या फिर ऑर्गेनिक मटेरियल का स्मोक से, है ना, जो लगातार इस एरिया में है ना। कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे कचरा वगैरह, शहर का कचरा वगैरह जलाया जाता है जनरली शहर से बाहर, बट कुछ लोग वहाँ रह रहे हैं तो उनको उससे दिक्कत हो सकता है, ठीक है। या पेंट वगैरह का इंडस्ट्री है, एसिड बनता है जहाँ, पेस्टिसाइड्स वगैरह, वायरनेस होता है, तो ये सब का अगर जहाँ पे काम होता है तो उनके कारण भी ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जो ये ऐसे लोग वहाँ पे काम करते हैं, ठीक है, समझ गए। तो आइए चलिए हम लोग देख लेते हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स एनसीईआरटी से, ठीक है, ओके। तो डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, ये हम लोग देख रहे हैं फ्रॉम दिस इज एनसीईआरटी, ठीक है। अस्थमा है ना, 3 डिजीजेज है, अस्थमा है, एम्फाइसेमा है और ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। अस्थमा क्या है? अस्थमा इज ए डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजिंग wheezing ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। wheezing क्या है, हमने पढ़ा है ना, तो सांस जब एक्सेल करता है तो विस्लिंग साउंड प्रोड्यूस होने लगता है, जिनको ये तकलीफ होता है अस्थमा, तो उसको क्या बोलते हैं, wheezing। तो ये ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स को इफेक्ट करता है, ठीक है, तो इसलिए इसको ब्रोंकियल अस्थमा भी बोला जाता है, ठीक है। फिर एम्फाइसेमा इज ए क्रोनिक डिसऑर्डर इन विच एल्वियोलर वॉल्स आर डैमेज्ड ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सरफेस इज डिक्रीज्ड। तो एल्वियोलर वॉल्स जो उसके हैं वो क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, जिसके कारण रेस्पिरेटरी का सरफेस एरिया वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। वन ऑफ द मेजर कॉजेज इज सिगरेट स्मोकिंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सिगरेट स्मोकिंग के कारण क्या होता है, एम्फाइसेमा, ठीक है, भूलिएगा नहीं, सेमा है ना, एम्फाइसेमा से क्या हो है, सिगरेट स्मोकिंग, ठीक है, याद रहेगा ना, भूलना नहीं है, ठीक, ये नीट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए फिर क्या है, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स in certain industries, especially those involving grinding or stone making, so much dust is produced that the defense mechanism of the body cannot fully cope up with the situation.
ठीक है, ज़्यादा डस्ट आता है, थोड़ा बहुत डस्ट होता है तो वो हमारा बॉडी उसको रिपेयर करके ठीक कर देता है, बट अगर ज़्यादा होता है तो लॉन्ग टर्म है ना, इसीलिए लिखा हुआ है लॉन्ग एक्सपोजर, लॉन्ग टर्म में हुआ तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, डिसऑर्डर क्रिएट करेगा। ठीक है, तो लॉन्ग एक्सपोजर है ना, जैसे कि 10 से 12-15 है ना, 10 से 15 साल से उससे भी ज़्यादा, कैन गिव राइज टू इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस। क्या हो जाता है? फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस भाई क्या है? प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यूज। प्रोलिफरेशन मतलब कि सेल डिवीजन, एक्सेसिव सेल डिवीजन किसका हो जाता है? फाइब्रस टिश्यूज है ना, फाइब्रोब्लास्ट का होता है, जो कि क्या क्रिएट करेंगे, क्या बनाएंगे? कोलेजन फाइबर्स और इलास्टिक फाइबर्स, जो कि जिसके कारण की डैमेज हो जाएगा हमारा एल्वियोलर वॉल। ठीक है, thus causing serious lung damage. Workers in such industries should wear protective masks, है ना, उनको मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है ना, अपना एक्सटर्नल लेयर्स को क्लोज करना है, नोस्ट्रिल्स को बंद रहेगा वहीं से ना एयरवे हमारा, तो इसीलिए मास्क पहनना है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। कुछ और डिजीजेज हैं जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? वी स्टडीड अबाउट अस्थमा, है ना। अस्थमा में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज क्या याद रखना है कि इसके अंदर ये ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स को इफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ब्रोंकोस्पाज्म हो जाते हैं, स्मूथ मसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाते हैं और वीजिंग हो जाता है, विस्लिंग साउंड प्रोड्यूस होता है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ हो जाता है, चेस्ट पेन वगैरह भी होने लगेगा। इसका रीजन क्या है? क्योंकि जो एलर्जन आया, जो बाहर से फॉरेन पार्टिकल आया जैसे कि पॉलन ग्रेन, वो हमारे सेल्स के अंदर प्रेजेंट, जैसे कि कुछ स्पेशल सेल्स है हमारा, जैसे कि प्लाज्मा सेल और इस्नोफिल, इसको एक्टिवेट कर देता है। तो प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी ई रिलीज करता है जिससे कि मास्ट सेल एक्टिवेट हो जाता है, फिर बहुत सारे केमिकल्स रिलीज करता है जो कि इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। सिमिलरली इस्नोफिल भी केमिकल्स रिलीज करता है जो कि इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। ये केमिकल्स दे आर द मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है ना सेल्स, और वहाँ पे गॉबलेट सेल्स होते हैं वो म्यूकस रिलीज करने लगते हैं, और जो स्मूथ मसल सेल्स होते हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट करने लगते हैं इन केमिकल्स के कारण, जिसके कारण कि ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है। तो एयरवे पतला हो गया और उसमें फ्लूइड भर गया, म्यूकस भर गया, तो सांस लेने में ऑटोमेटिक नहीं बनेगा, सांस लेने में दिक्कत हो जाता है। तो दिस इज अबाउट एलर्जी, ये अस्थमा। ठीक है, और मेनली ये एलर्जी के कारण होता है, कुछ चीज़ का एलर्जी, जैसे पॉलन ग्रेन, डस्ट हो गया, पेंट हो गया उसके कारण, और या फिर कुछ एक्सरसाइज करने में, या ठंडा वेदर है, स्ट्रेस के कारण, ये सब इसके कारण भी एग्रेवेट हो जाता है। ज़्यादा एकदम हो जाता है, उसको अस्थमा अटैक बोलते हैं, रात में जनरली ये हो जाता है। ठीक है, इसको प्रिवेंट करने का क्या तरीका है? इन एलर्जन से बच के रहो भाई, और फिर क्या करना है? एंड जो दो चीजें मैंने बताया वो सब में एप्लीकेबल रहेगा। क्या? ब्रोंकोडायलेटर्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन। ठीक है, फिर एम्फाइसेमा है ना। एम्फाइसेमा का मतलब क्या है? फुल ऑफ एयर या इन्फ्लेमेशन। तो फुल ऑफ एयर मतलब क्या हो जाता है? क्या फुल ऑफ एयर होगा? एल्वियोलाई के वॉल्स, जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट बनाए हुए हैं, वो डिसॉल्व हो जाएंगे और वो बड़ा सा कंपार्टमेंट बना जाएंगे जो कि फुल ऑफ एयर हो जाएगा। तो वो कंपार्टमेंट बड़ा सा हॉल बन गया, तो उसके अंदर एक्सपायर्ड एयर भरा रह जाएगा, बाहर नहीं निकल पाता है, मुश्किल से निकलता है, तो जिसके कारण सांस लेने में तकलीफ हो जाता है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हैम्पर हो जाते हैं। ठीक है, दिस कॉजेज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, है ना, ये इसके कारण भी, और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन वगैरह हो गया तो म्यूकस रिलीज होगा, तो बाकी सारे चीज़ तो होगा ही। ठीक है, तो मेनली इसमें याद रखना है एल्वियोलाई के जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स है, एल्वियोलाई, ये उसके वॉल्स डिसॉल्व हो जाते हैं और ये बड़ा सा एक एयर स्पेस क्रिएट हो जाता है। किसमें? एम्फाइसेमा में। इसका मेन कारण क्या है? सिगरेट स्मोकिंग। एक्टिव एंड बोथ पैसिव कैन कॉज दिस डिजीज। ठीक है, तो स्मोकिंग नहीं करना है इसमें, क्योंकि बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स पाए जाते हैं अदर देन निकोटिन। तो इसका सबसे आसान ट्रीटमेंट क्या है? निकोटिन, है ना, निकोटिन गम दिया जाता है ताकि आदत बने उनको स्मोक छोड़ने का, और अगर स्मोकिंग छूट गया अच्छे से तब तो बहुत आसान है। ठीक है, ब्रोंकोडायलेटर और एंटी इन्फ्लेमेटरी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स तो देना ही है। ठीक है, इसके ट्रीटमेंट के लिए। फिर ऑक्सीजन थेरेपी वगैरह भी दिया जाता है। हाइपरबेरिक ऑक्सीजन चेंबर होता है, उसमें पेशेंट को लिटा के प्योर ऑक्सीजन, 100% प्योर ऑक्सीजन दिया जाता है। या फिर ज़्यादा हो गया तो फिर सर्जरी कर सकते हैं।
ठीक है। और फिर COPD किसको बोलते हैं, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसेमा, ये दोनों को जोड़ दो तो ये ग्रुप इसको क्या बोलते हैं, COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, क्योंकि इन दोनों में पल्मोनरी के रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है तो इसीलिए इसको क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज बोलते हैं। ठीक है। फिर क्या है, थर्ड हमने क्या पढ़ा, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। क्या है भाई इसमें क्या होता है, जो भी ऑक्यूपेशन करते हैं ऐसा इलाका में, है ना, जो कोयला का खदान वगैरह है ना, मूवीज वगैरह देखी है ना गैंग्स ऑफ वासेपुर वगैरह, कोयले में काम करता है तो वैसे लोग, वैसा इलाका है ना, कोयले का खदान हो या कॉटन का काम होता है या ग्लास वगैरह, सिल्का या फिर स्टोन माइनिंग होता है जहाँ पे पत्थर तोड़े जाते हैं, तो ऐसे इलाके में जो काम करते हैं, जो वर्कर लोग काम करते हैं, लगातार बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हो जाता है 10 से 15 साल में, तो उनके लंग्स के अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं जिसको बोलते हैं पल्मोनरी फाइब्रोसिस। इसमें क्या होता है कि बहुत सारा फाइबर्स जमा हो जाते हैं, जो एल्वेलाई के वॉल के में जो एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट है वो डैमेज हो जाते हैं और उसमें फाइब्रोब्लास्ट एक्टिवेट हो जाता है और कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर बनने लगते हैं, जिसके कारण कि थिकनिंग हो जाता है और फिर वो डैमेज हो गया, मतलब उसका फंक्शन तो गया, तो फिर सांस लेने में तकलीफ हो जाएगा, गैसेस एक्सचेंज में दिक्कत आएगा, तो ये क्या हो जाता है, लंग का स्कैरिंग भी बोलते हैं इसको। तो इसे क्या होता है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, एल्वेलाई में फाइब्रोसिस हो जाता है। ठीक है। इट इज इरेगुलर थिकनिंग ऑफ द टिश्यूज बिटवीन एल्वेलाई। ओके। फिर इसमें जनरली 10 से 15 साल मैंने बताया उसमें होता है, और फिर दिक्कत हो जाएगी सांस लेने में, ड्राई कफ होगा ना, फटीग हो जाएगा, वेट लॉस हो सकता है। ट्रीटमेंट क्या है भाई, यह ऐसा एक्सपोजर को लिमिट करना है और प्रोटेक्टिव मास्क जरूर पहनना है और इनको कोशिश करना है कि छुट्टियां रेगुलर इंटरवल पे देते रहना है। अगर कुछ फिर हो गया तो ट्रीटमेंट में वही दोनों चीज रहेगा, है ना, ब्रोंकोडायलेटर दे दो, है ना, या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे दो इन्फ्लेमेशन के लिए, या फिर ऑक्सीजन थेरेपी, या फिर ज़्यादा हो गया तो फिर सर्जरी करना होगा। ठीक है। ओके। इसके अलावा फिर क्या है, कोल डस्ट का नाम हमने देखा, न्यूमोकोनियोसिस, एस्बेस्टोसिस और बिस्नोसिस भी होता है। ठीक है। दैट्स ऑल फॉर नाउ। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज share with your friends and like our video so that gives us motivation to make further videos. Thank you so much for watching and सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। कौन सा चैनल, डॉक्टर उज्जवल बायोलॉजी क्लासेस, डू सब्सक्राइब। ठीक है। चलिए, चलो, बाय।